हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। आज इस वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2020 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि इस साल 2021 में 31 जनवरी को आयोजित हुआ था। इसके एक पोर्शन, एक पार्ट, एक विषय जिसे हम सीडीपी कहते हैं, इसके सॉल्यूशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट में 5 सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जिनमें सबसे पहले सीडीपी, गणित और ईवीएस, इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है। साथ ही ये जो सभी विषय हैं ये 30-30 अंकों के होते हैं और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी 30-30 होते हैं। सो 150 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। चलिए, इसके सेट आई का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं, सीडीपी का। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कैसा है? तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर क्या होगा। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है पिता का यह कथन, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो पिता का ये जो कथन है ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, जो कि काफी समय से चली आ रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को किस तरह का माहौल रखना चाहिए? पहला ऑप्शन रहेगा इसका, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। और चौथा है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो देखिए, एक प्रगतिशील, एक आगे बढ़ती हुई कक्षा में हमेशा एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बच्चों के लिए ज्ञान की संरचना के लिए उनकी प्रचुर मौके प्रदान करे। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे ये प्रदान करने का फैसला लेती है। तो देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये जो योजना है ये कैसी रहेगी? पहला ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। दूसरा, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचने का काम करेगी। तीसरा, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो देखिए, ये जो अध्यापिका की योजना है ये वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम के लिए पाठ या फिर आधारभूत संरचना इसका काम करने वाली होगी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तीसरा ऑप्शन है इसका, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। चौथा ऑप्शन है, परिवार एवं संचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह होगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और इसके साथ ही परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, या फिर एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं और बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। प्रत्येक बालक की अलग अलग बुद्धिमत्ता होती है और उसकी विभिन्न दशाएं भी होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग इनके सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक? तो देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ये जो नैतिक विकास है ये दर्शाता है आपके प्रथागत चरण को। यहाँ पर इसका दूसरा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेविगोत्स्की के जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस महत्व पर जोर देता है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने बताया कि सांस्कृतिक जो उपकरण होते हैं वह अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास इसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा स्कीमा या फिर मनोबंध। स्कीमा, मनोबंध, इसको ये वर्णित करते हैं संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसके सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा विचार और सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या फिर विकास बहुआयामी होता है। तो देखिए विकास के संदर्भ में ये जो क्वेश्चन है, इसमें चौथा जो ऑप्शन है आपका, विकास बहुआयामी होता है, ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान हो, या फिर विकास केवल विद्यालय में ही संभव हो और विकास केवल बाल्यावस्था में ही हो। विकास तो हमेशा चलता रहता है, शारीरिक विकास, कभी मानसिक विकास। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, विकास बहुआयामी होता है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है वह किस क्रम में होता है? तो देखिए, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या फिर अमूर्त मूर्त सांवेदिक, इन्हीं में आपको उलझा रखा है। तो देखिए, जो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है वह होता है सबसे पहले सांवेदिक, संवेदना जानता है वह, फिर मूर्त और फिर अमूर्त। इस तरह से ये विकास का क्रम होता है बच्चों में। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? एक जो प्रगतिशील कक्षा है हमारी, उसको रनिंग क्लास है, उसको उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं, अध्यापक के पक्ष पर असफलता ये भी नहीं, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड बिल्कुल भी नहीं, और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ जो बच्चे होते हैं वो अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो देखिए, एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य इसको अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसके अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो देखिए, मंदित छात्र कहें, या फिर विकलांग छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिसका शरीर अशक्त है। तो देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम PWD एक्ट 2016 के अनुसार इन बच्चों को कहा गया है छात्र जिसे शारीरिक विकलांगता है वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। तो इनके लिए शब्दावली प्रयोग की जाएगी शारीरिक दिव्यांगता, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो जो भी छात्र अधिगम कठिनाइयों से जूझते हैं उनकी लिए अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें आसान जो प्रक्रियाएं हैं, आसान टेक्निक्स हैं, उनसे पढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान इसका प्रमुख लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन होगा कम परिज्ञानता या फिर बोधगम्यता, दूसरा अपसारी चिंतन, तीसरा अति सक्रियता, या फिर चौथा है असतर्कता। तो देखिए, जो सृजनात्मकता है इसकी पहचान का प्रमुख लक्षण होना चाहिए हमारा अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को किस पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए? पहला ऑप्शन होगा विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, दूसरा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तीसरा सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर चौथा ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो देखिए, एक अध्यापक को ऐसी समस्या में विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो देखिए, जो सुसाध्य कैसे करेंगे हम इसको, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या फिर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो देखिए, अधिगम की जो अभिप्रेरणा है इसको हम प्रवीणता और अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी का देखिए संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, दूसरा शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तीसरा बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या फिर
शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा शर्मिंदगी का संज्ञान पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी शर्मिंदगी जो होती है बच्चों के, यदि वो एक बार हो जाए तो शायद उनके कॉग्निटिव इफेक्ट यानी उनके संज्ञान पर निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो देखिए विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल या दोहराना। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तीसरा, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। या फिर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो देखिए ऐसे में एक अध्यापिका को चाहिए कि वह त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, इसलिए उसे त्रुटियों का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से हो, या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो देखो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी? जब सूचना जो हो, इंफॉर्मेशन, वो अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोच्च या सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, और कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। देखिए ये आप अपना ऐसे भी लगा सकते हैं आंसर, जहां संतुलन होगा वहीं पर अधिगम की सर्वोच्च अवस्था होगी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा तीसरा, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला ऑप्शन, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है क्या सुझाव देता है? ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। भूमिका तो होती ही है, बिना बच्चों के कैसे आप अधिगम कराएंगे बच्चों को। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता और असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के लिए आपकी जो धारणा होनी चाहिए वह सबसे उपयुक्त धारणा है कि योग्यता सुधार्य है। ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, दूसरा पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा बारंबार परीक्षाएं, या फिर अन्वेषण और संवाद। आप बताएंगे इसमें कौन सा जो संकल्पनात्मक समझ है इसमें बच्चों की बढ़ोतरी करे? तो यही होगा ना, अन्वेषण और संवाद, यानी खोज और बातचीत। इससे ही तो उनकी जो समझ है वो बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या फिर स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, या फिर मनोवैज्ञानिक विकार। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो है ये है स्वनियमन, यानी खुद को नियमित करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या हो जाना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो देखिए जो मूल्यांकन पद्धति होती है उसका लक्ष्य होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान कर सके। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? जो विकास है उसकी जो विभिन्नताएं हैं किस पर आधारित हो सकती हैं? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता और ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो देखिए जो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं
उनको हम प्रतिरोपित कर सकते हैं आनुवांशिकता, इसके साथ ही पर्यावरण की पारस्परिकता पर। किसी एक पर निर्भर नहीं, इन दोनों पर ही उनको निर्भर किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने CDP पोर्शन को डिस्कस किया है, पूरे 30 क्वेश्चन। ये उत्तर बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, और ये आने वाले CTET जुलाई 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।